welcome you all on our YouTube channel Nimbus Learning powered by Engineers Academy। आपको पता है इंजीनियर्स एकेडमी एक दुनिया जहां की बहुत ही अच्छी कोचिंग है और आज हमारे साथ है टॉपर्स टॉप कंटिन्यू रखने के लिए आज हमारे साथ है आरपीएससी एएन सेलेक्टेड प्रकाश मोका, जिनकी यदि मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देना चाहूं तो इन्होंने आरपीएससी 2018 जो अभी हाल ही फिलहाल में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आया था नवंबर 2021 में। उसमें 4th रैंक हासिल करी है और इन्होंने को जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है यहाँ पर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो अपन इनसे आज डिस्कस करते हैं कि एग्जाम के दौरान इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी, कॉलेज के दौरान आरपीएससी की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए थे। यदि मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर बीटेक जो करी है वो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से करी थी 2016 में। उसके जस्ट बाद वहाँ पर इन्होंने एमटेक करी आईआईटी रुड़की से 2018 में। तो मेरा पहला क्वेश्चन प्रकाश यहाँ पर यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेस टू यू कि आपने आरपीएससी एएन में 4th रैंक हासिल करी है। थैंक यू सर। तो पहला क्वेश्चन अपना यही होता है कि आप की बीटेक के बाद सीधा एमटेक करने चले गए, तो एमटेक के बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट फील्ड में क्यों मोटिवेट हुए, गवर्नमेंट की तरफ से फील्ड में कैसे आए? सर आज के लिए आपने मेरे को इंटरव्यू गाइड टॉपर स्टॉक के लिए जो इनवाइट किया बहुत बहुत थैंक यू। और जैसा कि सर मेरा बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुआ है, तो शुरू से ही मुझे गवर्नमेंट का जो पोजीशन है तो शुरू से ही मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे शुरू से ही रुझान था, चाहे वो मेरी जहाँ से होम टाउन फलोदी से बिलोंग करता हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मेरे को दाखिला करना, ये भी गवर्नमेंट का एक बेनिफिट था कि मैंने आफ्टर 12th के बाद भी 2 साल का मैंने ड्रॉप दिया। तो शुरू से मेरा रुझान इसलिए था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी देखा जाए तो मैं एक गजदर फैमिली से आता हूँ और मेरे को सार्वजनिक विभाग जो है पीडब्ल्यूडी उससे एक अलग से लगाव इसलिए था कि मेरे जो नॉर्मली जो जिस विभाग से मैं वहाँ पे घर के पास में जहाँ विभाग था तो वहाँ से मैं जब भी ट्रेवल करता था तो यहाँ पे ऐसा लिखा था सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी। तो मेरे को स्टार्टिंग में ये था कि इस वाली पोजीशन में कैसे आपको जाना है। तो फिर उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ये सिविल ब्रांच चूज की। फिर एमबीएम में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है शुरू से ही मेरे को जो प्राइवेट जो जॉब है उससे मेरे को लगाव नहीं था क्योंकि मैं जो ज़्यादा कंफर्टेबल जो हूँ सरकारी जॉब में हूँ। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया सर ना, मेरी बैचलर जो भी उसमें 5th सेमेस्टर जो होता है टर्निंग पॉइंट आपका 3rd ईयर जो होता है वो स्टार्टिंग हो जाता है। 3rd ईयर में आपके ना कोर सब्जेक्ट भी आने लग जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। फिर आपको उसके साथ साथ में क्या है कि कंपटीशन के लिए वो एक लेवल चूज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं नियरेस्ट जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ, और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ज़्यादा है तो आपको कोचिंग जो है वो एडिशनल कर देना चाहिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। और इसी तरह मैंने सर इंजीनियरिंग एकेडमी जो जोधपुर आपकी यूनिट है वहाँ पे मैंने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था और वहाँ से मेरी स्टार्ट होती है कि मैं गेट के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। तो जैसा कि बैचलर बीटेक के साथ साथ में मेरा गेट की प्रिपरेशन चल रही थी, फाइनल ईयर में मैंने 2016 में गेट क्वालिफाइड कर दिया था और उससे कुछ 1200 के आसपास रैंक से आईआईटी रुड़की में मेरे को एडमिशन मिल गया। अब मेरे लिए सर 2 चॉइस थी कि मैं क्योंकि गेट के थ्रू पीएसयू में ही जॉब मिलती है, तो दूसरा ये था कि आप बड़े जैसे नॉर्मली जयपुर या दिल्ली जाके कोचिंग करो। तो मुझे क्या था कि सर आपको इनफ इतना टाइम मिल जाएगा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए भी, और अगर आप ऑनलाइन भी ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो उससे भी आपकी तैयारी हो सकती है। yes, तो मैंने यही इसी तरफ आगे बढ़ा और एमटेक में एडमिशन हो गया आईआईटी रुड़की में। फिर उसके बाद फाइनल ईयर जब 2018 आया तो मेरे को ये पक्का यकीन था कि राजस्थान में आईएन की जो जॉब है वो 2018 के आसपास नोटिफिकेशन आएगी, आने वाला है। तो मेरा अब मास्टर्स भी अच्छा था। मैंने मास्टर्स में 2018 में वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट निकला और उसका बेनिफिट ये मिला कि मेरे को अपनी सीटिंग पावर और स्ट्रेटेजी पता लग गई कि कम समय में कैसे ज़्यादा अचीव कर सकते हैं आज के टाइम में। स्मार्ट स्टडी कैसे? हाँ, स्मार्ट स्टडी, क्योंकि जैसे कि आपके पास सबके पास अपने पास रहता है स्मार्टफोन, जो कीपैड फोन था तो लेंथियत काम होना था, तो अब ये जो स्मार्टफोन की वजह से आपका काम ईजी होता है। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें।
और इसी के साथ में सर मैंने प्री की जो तैयारी चालू की, और प्री में सर मैंने टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन कर रखी थी, तो उससे ऑनलाइन जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव होने लग गए। तो मेरा 2018 में जैसे ही मास्टर्स हुआ तो मैंने वहीं पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पे वहाँ पे जॉब करना हाँ जॉब स्टार्ट कर दिया आईआईटी रुड़की में। तो फिर उसके बाद में अपने प्री का जैसे ही एग्ज़ाम हुआ तो मुझे ये डेफिनेटली पता था प्री में आपको क्वालिफाइड होना है, ना कि आपको कोई है ना टॉपर बनना है, उसमें 400 में से पूरे मार्क्स लेके आने हैं या फिर 200 मार्क्स, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ आप अपनी कट ऑफ और इतना सेफ मार्जिन लेके चलो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद सर मैंने 2019 में जैसी मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी थी तो मैंने इंजीनियर्स एकेडमी आके और कोचिंग और टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद इंटरव्यू गाइडलाइंस। अब सर पूरा जो कंपटीशन जो भी एग्ज़ाम होता है सर मैं उसको अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और मोस्टली हर टॉपर्स जो है वो 3 तरह से डिवाइड करता है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम जो होता है सर वो इनिशियल फेज़ में होता है, फिर एक रनिंग फेज़ और एक वो फाइनल एग्जीक्यूशन कि आप एग्ज़ाम में कैसे परफॉर्म करते हो। तो मैं सर इनिशियल में जो भी पर्सन जो तैयारी करता है वो बहुत आराम से करता है, कभी 1-2 घंटा 3 घंटा तैयारी कर ली। फिर उससे क्या होता है सर, वो कुछ टाइम होता है, एक महीना 2 महीना आप ऐसे कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि जैसे अपना सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जो है वो जितना समय कम समय में आप समझ जाओ कि इनिशियल फेज इतना ही है, 1 वीक का टाइम है, 2 वीक का टाइम है अपने पास में। फिर जैसे ही इनिशियल फेज खत्म होता है आपका अब आता है रनिंग फेज, जहाँ पे आपकी सीटिंग पावर जो है वो बढ़ना स्टार्ट होती है और यही आपका मोमेंटम बिल्डअप करती है। इस मोमेंटम में अगर आप रहते हो तो आपके पास में एक नैरो स्पेस रहता है, मतलब आप उसी ट्रैक में जाओगे कि मेरे को तो इसी एग्ज़ाम या फिर इसके नियरेस्ट में जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं वो मोमेंटम बनाए रखो, और उसके बीच में जो भी एग्ज़ाम आएगा डेफिनेटली सर क्रैक होता है और मे बी आप टॉपर भी बनोगे। अब फाइनल सर ऐसा अपने स्टेट में होता है जनरली कि गवर्नमेंट जैसी एग्ज़ाम डेट निकालते हैं वो टेंटेटिव पोस्टपोन हो जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैंने तैयारी तो कर ली थी सिलेक्शन होने के लिए कि भाई अक्टूबर तक 8 अक्टूबर के आसपास में मेंस की डेट आई और अपना सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी तैयारी जरूर थी। फिर उसके बाद सर मैंने क्या किया कि अब अपनी डेट जो है वो दिसंबर में होगी, तो अपने पास में सर 2 चॉइस थी कि या तो जो तैयारी कर रखी है उसको लेके चलूँ मैं, बस उतना ही पढ़ाई करूँ और आगे हार्डवर्क नहीं करूँ, या फिर जो आपका मोमेंटम है उसको बिल्टअप कर दो। तो उसमें सर मैंने कंटिन्यूसली सीटिंग पावर रखी और जो इंजीनियर्स एकेडमी में मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज दिए उसके सारे पेपर मैं संभाल के रखता था। उस हर पेपर पे मेरा जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस था जिससे कंसेप्ट अपने रिवाइज हो, क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट वापस रिवाइज नहीं होंगे तब तक आप उसमें एग्जीक्यूट या परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सर मैंने भी जो 2 महीने का जो गैप था उसमें अच्छा सीटिंग पावर था, 18 to 19 आवर्स जो है मैं पढ़ाई कर लेता था। उसका बेनिफिट ये हुआ कि सर जैसे ही मेंस में मैंने पेपर दिया तो मुझे जो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वो क्या गए उसमें अगर आपके करेक्ट होना है, और इसका बेनिफिट ये है कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अगर आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सर बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो मैंने 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए पहला अटेम्प्ट करा पेपर, फिर मैं जो अदर जो क्वेश्चंस थे 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, मैं उस पर गया। अब आगे की जर्नी सर ये है कि अब मेंस का रिजल्ट आया तो अब अपने डेफिनेटली सबको पता है कि बहुत टाइम के बाद आया, तो उसके बीच में मैंने जो भी मेरी जो प्रेजेंट जो प्रोफाइल है, मैं अभी गेस्ट फैकल्टी हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज बाड़मेर। तो वहाँ पे मैं अपना रूटीन ये था कि मैं जितना भी लर्निंग पढ़ा सकूँ वो बेटर, जितने सब्जेक्ट हो और एडिशनल जितना लर्निंग हो सके वो काम करता था। तो इंटरव्यू सर गाइडेंस के लिए अपनी डेट आ गई कि मान लो आपका मेरा अक्टूबर था सर, तो अक्टूबर में मेरे को डेफिनेटली पता था कि भी मेरे पास इनफ टाइम है। तो उसके बीच में सर मैंने ऑनलाइन, क्योंकि ड्यू टू कोविड की वजह से ये भी एक सर वीक चैलेंज था कि भाई फिजिकल वहाँ पे नहीं जा, तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू कैसे दे, इंटरव्यू कैसे, प्रिपरेशन कैसे करें, मॉक इंटरव्यू कैसे। तो प्रशांत प्रकाश कि आपके इंटरव्यू में 52 नंबर थे। मैं बोल सकता हूँ कि ये 52 नंबर्स लगभग आरपीएससी में टॉप नंबर थे, और मैक्सिमम जो आरपीएससी नंबर आता है वो 52 55 ही मतलब एवरेज होता है। तो आप स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को कि इंटरव्यू के लिए आपने क्या अलग से स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे आपके वहाँ पर मैक्सिमम नंबर मिले? हाँ सर, डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए मैंने सर पहला तो आपका जो पोस्चर जो है सिटिंग,
तो सर मैं एक मिरर के आगे जनरली क्या है कि बैठ जाता था, चाहे मैं फ़ोन चला रहा हूँ सर, चाहे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को नोटिस करता था कि मेरे बैठने की क्या स्टाइल है। तो उससे मेरा क्या हुआ सर, बैठने का जो पोस्चर जो है वो बिल्कुल एकदम ऐसा माइंड में रहता कि मैं इस टाइप से बैठा हूँ, तो मेरे को ये वाला जो पहला फेज है वो आप कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें सर बहुत ऐसे जनरली ना जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सर आप हम्बल नहीं रहते, डायरेक्टली आप गेट ओपन कर लेते हो, फिर विदाउट परमिशन नहीं देते बैठने के लिए, फिर भी आप बैठ जाते हो। तो ये पहला चीज़ तो ये है कि आप अपना जो सीटिंग और ये जो है प्रैक्टिस कर लो। फिर दूसरी चीज़ सर वो ये कि इंटरव्यू एक्चुअल में क्या है सर, अपने आप को प्रेजेंट करना। मैंने मेरा जो भी प्रोफाइल या मैं जो भी करंट जॉब आप कर रहे हो, डेफिनेटली जो जॉब वाला जो भी कैंडिडेट है उसका प्लस पॉइंट ये है क्योंकि वो रनिंग जॉब है सर, और इंटरव्यूअर को भी पता है कि ये कैंडिडेट जो है वो सबसे अलग आया होगा, तो इसको उसी में से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। और अदर देन अगर आप नई जॉब करते फिर भी अगर आपके कुछ अच्छे सब्जेक्ट हैं वो डेफिनेटली पूछते हैं, क्योंकि सर एक इंसान जो है सब चीज़ों में ना महारत परफेक्ट नहीं होता, तो आप कुछ ऐसी चीज़ में परफेक्ट हो वही चीज़ आप उनको बताओ। तो मेरे साथ भी यही हुआ सर, मैं गया जैसे ही पैनल में गया, सबको मतलब हम्बल रिक्वेस्ट ना गुड मॉर्निंग सर करके उन्होंने मेरे को सिटिंग के लिए बैठा। तो अब सर मेरे बात की कि वो ना जनरली क्या कि सर उसमें क्रॉस चेक करते हैं कि आप राइट पर्सन हो कि नहीं बेस्ड ऑन दी एजुकेशन। तो सर उसमें मैंने मास्टर्स और बी एमबीएम से ये सब क्रॉस फाइव होने के बाद में नेक्स्ट एक्सपर्ट्स आपके क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें। तो एक्सपर्ट्स जो क्वेश्चन पूछता है जनरली सर आपके या तो जॉब प्रोफाइल से या फेवरेट सब्जेक्ट से पूछता है। अब जब भी आप फेवरेट सब्जेक्ट बता रहे हो तो सर वही बताओ जिसमें आपने सबसे ज़्यादा उसको टाइम दिया है और कभी भी उसको पढ़ने के लिए तैयार हो सकते हो कि भाई मेरे को रात को ना नींद आ रही है तो मेरे को सर अगर मेरे को सोम आ जाती है तो मेरी नींद खुल जाती है। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो उससे पहले कम से कम 2-3 सब्जेक्ट इस तैयार करो कि आपको सब कुछ आता है उसका। मतलब सब कुछ, मतलब उसमें से आप जब भी बता रहे हो टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में तो कम से कम वो उसके बारे में आप बोल सको और अच्छा बोलो। हाँ। और बिल्कुल स्पेसिफिक और कम वर्ड में आपका आंसर पुट कर दो तो सामने वाले को लगेगा कि ये पढ़ के आया है या फिर आपने उसमें से कुछ ना काम किया। तो मेरे साथ भी यही हुआ सर कि मैंने जैसे ही एक्सपर्ट ने पूछा तो मुझे बोला कि आप वैसे भी टीचिंग में लाइन में हो तो आपसे बात तो मैं बोर्ड पे ही करूंगा। तो मैं इनका मोस्ट वेलकम सर। जब आप सबसे पहली बात चीज ये कि सर अपने पाले में बॉल आती है तो कौन नहीं छोड़ता। यस। तो मैंने भी सर जैसे ही गया मैं सामने बोर्ड की तरफ तो मुझे बोले कि आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो उनके बारे में बता दो। तो मैंने सब्जेक्ट बताए, फिर मैंने कहा अपार्ट फ्रॉम मेरे जो एकेडमिक हैं उसके मैंने बहुत सारे अदर जो चार्ज कर रखा ना हैंडल कर रखा है एज ए एनसीसी केयर टेकर ऑफिसर, मैंने चार्ज सर मैंने जो हैंडल कर रखे। तो मेरा ये था कि सर उनको मैं बताऊं अपने बारे में ताकि वो मेरे से उसमें से ही पूछे, क्योंकि सर एक इंटरव्यूअर जो है वो जब तक एक्सपर्ट या बोर्ड मेंबर जो है वो सर तंग आ चुका होता है इतने सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सर कि अगर ना मान लो वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आज के टाइम तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में वो फटाफट बता देंगे मैन्युस्क्रिप्ट में ये पूछ रहे हैं, क्योंकि जनरली मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इंटरव्यूअर को आप बताओ कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछो। बिल्कुल सर, ये मैंने ये स्टडी सर मेरा अगर मैं यूट्यूब पे चैनल पे जब भी किसी टॉपर्स का या आईएएस ऑफिसर का उसका इंटरव्यू देखता था सर हमेशा यही मेरे को कॉन्फिडेंस था कि आप जो हो वो प्रेजेंट करो। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला आपके साथ में चलने लग जाएगा। तो वही हुआ सर मेरे साथ में, एक्सपर्ट ने जो क्वेश्चंस पूछे उसका मैंने बहुत और कम टाइम में मैंने जवाब देना स्टार्ट कर दिया। फिर दोनों एक्सपर्ट होने के बाद में मेरे को जो बोर्ड मेंबर जो है वो जनरली सर ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि आप जहाँ पे एक तो होम टाउन आपका या होम डिस्ट्रिक्ट उसके बारे में बिल्कुल जान के जाएं, और एक जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसका ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो उसकी जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ इस टाइप से जो डेली आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो सर, तो उसका फ़ायदा सर मेरे को बोर्ड मेंबर ने मेरे से पूछा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो मैंने सर जैसे मेरा होम टाउन जो है फॉलोदी उसके पास में बडला वहाँ पे ना सोलर पावर प्लांट है, उसका इवन मैंने 2.25 गीगावाट जो है उसकी कैपेसिटी है। तो ऐसे करके सर मैंने पूरी जर्नी जो है वो बाड़मेर तक लाके छोड़ दी। तो वो उसी चीज़ से मुझे लगता है कि जब मैंने एंडिंग किया तो वो समझ गए होंगे कि ये बेसिक भी जानता है, मतलब ऐसा नहीं कि टेक्निकल जानता है, क्योंकि सर जो जॉब जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर
तो फील्ड जॉब है, तो आप फील्ड में जॉब करोगे जब तक आपको पता नहीं है कि इस फील्ड में क्या क्या कंडीशन है, इन फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो आप कैसे सर्व करोगे। तो ये मेरी सर इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी थी। मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो आपका टेक्निकल तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, साथ साथ में आप जिस भी एरिया के हो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको वहाँ पर ज्योग्राफी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, आस वहाँ पर कलेक्टर कौन सा है, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पर प्रकाश ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है कि आप इंटरव्यूअर को ये मत बोलो कि आपकी वो क्या क्वेश्चन पूछे, आप उसको बताओ कि मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सर। तो इसलिए आपको वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना, इसलिए बोला जाता है वहां पर ओनली इंटरव्यू नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो प्रशांत मैं आपसे ये चीज भी पूछना चाहूंगा कि नेक्स्ट कि यहाँ पर सब स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों को होता है। ठीक है। तो वहां पर एक तो होता है कि तैयारी भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर स्टूडेंट को आती है कि रिवीजन के दौरान, रिवीजन के टाइम में क्या चीजों का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि सर जितने भी एग्ज़ाम जो कैंडिडेट देते हैं वो सर सारे है ना टॉपर बनने लायक होते हैं और सबका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो डिफरेंट करते हैं नॉर्मल कैंडिडेट से ताकि वो टॉपर बन जाए या उसका सिलेक्शन हो जाए। तो सर कुछ मैंने ऐसी चीज़ें जो की है वो मेरे पास्ट में भी करता था कि कम समय में आपको बहुत कुछ याद करना है, और याद भी सर ऐसा करना है कि जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको उस चीज याद रहे। तो रिवीजन जो है सर मेरा मानना है कि सक्सेस की एक ऐसी की है कि आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो सर, तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है लेकिन टॉपर या फिर रैंक या डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो सर रिवीजन के लिए मैं बेसिक फिर वापस मैं आना चाहता हूँ सर स्मार्ट वर्क पे। मेरा जो नॉर्मली जो स्मार्टफोन जो है मैं उसमें अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रूटीन करता था कि मुझे जब मॉर्निंग में उठता था तो पहला काम मेरा रिवीजन है, चाहे वो मैं सर ब्रश करते करूं, चाहे मैं वो नहाते वक्त करूं, मैं अपना रिवीजन सर मान लो, क्योंकि जब सब्जेक्टिव पेपर या किसी भी पेपर में अपने कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं सर वो याद नहीं रहते और कुछ अजम्पशन भी याद करने होते हैं। तो मैं क्या करता था सर उसको रिकॉर्ड भी करता और उसका स्क्रीनशॉट या फॉर्मूला जहाँ लिखा हुआ है उसको अपने फोटो ले लेता। अब वो फोटो सर किसी के प्रोफाइल पेपर, जैसे पापा का फोन आया तो उसके प्रोफाइल पेपर को बना दिया, होम स्क्रीन जो है वो, लॉक स्क्रीन जो है ये ऐसी चीजें हैं सर। मेरा मानना है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा आपका करीबी कोई दोस्त है तो ये फोन है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा बिगाड़ने वाला और सबसे ज्यादा सुधारने वाला यही है पर्सन। तो अपन मैं यहाँ पर मैं प्रशांत से सीख के या प्रशांत की स्ट्रेटेजी से ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पर यदि कोई स्टूडेंट आपका वहाँ पर फोन को यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चलाने के लिए यूज ले रहा है या रील देखने के लिए यूज ले रहा है, उससे अच्छा है कि आप फोन में अपने फोटोज के, अपने नोट्स की फोटो ले लो। जैसे कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप नोट्स नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मोबाइल तो चलाओगे, और मोबाइल में फेसबुक चलाने की जगह आप नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, यही स्ट्रेटजी मेरी रही कि जब मेरा मेंस का एग्जाम था सर, मैंने क्या किया कि जो जो फॉर्मूला मेरे को याद नहीं था वहाँ से मैंने लिख के अपनी एक छोटी सी ऐसी चिट बना दी। उस चिट को सर मैं अपने पॉकेट में रखता था, और इवन मैं चाय पीने जाऊँ, चाहे मेरे को कहीं पे भी जाना हो, वो चिट में खोलता और उसको ओपन करके वो सीख जाता। क्योंकि सर मोमेंटम जो है आपका तभी बिल्ट अप होगा जब आप उस पे बार बार आप रिवीजन करोगे और वो फॉर्मूला इवन आपके जब एग्जाम होगा उसमें अजम्पशंस क्या है वो तक याद है। यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अपने कोई फॉर्मूला अपन ने याद करा और अपन चाय पीते हुए याद करा था उस समय माना, और एग्जाम के दौरान यदि वो फॉर्मूला आ जाएगा तो याद आ जाएगा अपने चाय पीते टाइम यार फॉर्मूला याद कर रहे थे, क्या था। बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी रहती है कि सर अपना जनरली माइंड जो है वो इमेजिनेशन में ज़्यादा ना कैप्चर रखता है। एज यूजुअल अगर आप बोलोगे और वर्बली तो अपना ज़्यादा याद नहीं रहता, क्योंकि जैसे भी पर्सन का अपन नाम लेते हैं तो वो इमेज अपने को मिल जाती है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया सर, फॉर्मूले की इमेज कैप्चर करता था, और जैसा आपने बताया कि सर चाय, तो उसके ऊपर सर फॉर्मूले में मैं लिखता था कि रिवीजन नंबर 1 चाय पीते हुए, रिवीजन नंबर 2 ये मैं ब्रश करते हुए, रिवीजन नंबर 3 ये मैं ट्रेवल करते हुए। तो सर वो फॉर्मूला अगर मेरी नज़रों से 10 से 50 बार अगर निकल जाए तो मेरा मानना है कि कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है भूल पाएंगे जो भूल पाओगे। तो इसी तरह आपका जो रिवीजन जो है जनरली मेंस के एग्जाम हो, चाहे जो भी आपका एग्जाम है, उसमें जो रिवीजन है वही आपकी सक्सेस की है। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते, सोचते हो कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, उनकी मिस्टेक से मैं ये सीखता हूँ कि वो जब सब्जेक्ट उसके साथ में प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे उस सब्जेक्ट का सर उनको कोई भी क्वेश्चन आप पुट कर दो
बड़ा अच्छे से ना वो रिप्लाई दे देते हैं और फटाफट आंसर भी पुट कर देते हैं। लेकिन सर जब भी एग्जाम में डिले होता है, मान लो 1 महीने 2 महीने, तो वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाता। भूल जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं 12 सब्जेक्ट आपको याद रखनी है, अपन सिविल इंजीनियरिंग की बात करते बिल्कुल हैं बिल्कुल तो 12 सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, लेकिन रिवीजन भी मेन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। ये मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, बहुत लोगों का डाउट होता है कि सर रिवीजन के दौरान अपन को प्रैक्टिस करनी है या रिवीजन पहले करना होता है, प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि बहुत सारी जगह मेरे को भी डाउट होता है, स्टूडेंट पूछते भी है मेरे से कि सर जब अपन कोई, जैसे अपन ने सोइल मैकेनिक्स 2 महीने पहले पढ़ी थी, अपन को सोइल मैकेनिक्स दोबारा रिवीजन करना है, तो अपन को सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं पहले या पहले नोट्स पढ़ने चाहिए? सर इसमें सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, जैसे 2 महीने पहले पढ़ा तो उसमें क्या है कि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, अब चाहे अपन हैंडबुक की बात कर लें और चाहे पर्सन के हर एक इंडिविजुअल जो भी पर्सन है वो अपनी शॉर्ट नोट्स जो है वो खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका पावर जो है लर्निंग वो अलग रहता है कि मेरे को जो फॉर्मूला जो 10 जने याद करते हैं वो मैं कभी भूलता ही नहीं, तो मैं वो फॉर्मूला क्यों लिखूँ। तो अब सर रिवीजन पे आते हैं, तो अपन सर सबसे पहले जो है, अगर आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और वो शॉर्ट नोट्स जो है आपने क्या किया, 2 महीने के बीच में कभी कभी बार आप जब भी फ्री हो पढ़ लिए। और सर शॉर्ट नोट्स ऐसे होता है 1-2 मतलब 4 से 5 घंटे में आपका सब्जेक्ट रिवीजन हो जाता है और वही सर एग्जाम में आता है। हाँ। और अपन गलती क्या करते हैं सर कि पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, पूरा कि मैं तो पूरा सब्जेक्ट है ना इसको रिवीजन कर लूंगा। नहीं, आपको तो शॉर्ट नोट्स जो है उसी से आपका कैप्चर हो जाएगा, वापस रिवीजन जो है रिकॉल होना चालू हो जाएगा। फिर आप जैसे क्वेश्चन पुट करोगे उस क्वेश्चन से क्या होगा सर, आपकी और प्रैक्टिस जो है वो मतलब अच्छी वो हो जाएगी। पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो बस मैं यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लास्ट मेरा, कि जैसे आपकी आरपीएससी एई में 4th रैंक थी, तो मैं बोल भी सकता हूँ आप सभी स्टूडेंट के लिए और आगे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनोगे, ठीक है? क्योंकि आरपीएससी एई में 4th रैंक आना एक बच्चों का काम नहीं है। तो मैं एक ही क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आप अपने जूनियर्स को और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर पहला तो मैसेज ये है कि सक्सेस का जो है वो कोई भी शॉर्ट पाथ नहीं है। मतलब आपका हमेशा अगर आप थ्रू प्रोसेस जाओगे, चाहे हार्ड वर्क चाहे स्मार्ट वर्क, तो आपको डेफिनेटली आज नहीं कल नहीं, एक एग्जाम में नहीं, दूसरा एग्जाम नहीं, डेफिनेटली कोई ऐसा एग्जाम होगा जो आप उसमें क्रैक या टॉपर निकलोगे। तो यही है सर यूथ के लिए कि हार्डवर्क जो है कभी भी नहीं रुकना चाहिए। और ड्यू टू सर कोविड पैंडेमिक अपन जानते हैं कि सारा चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गया, तो अब अपनी जो स्ट्रेटेजी जो है ये होनी चाहिए कि आप ऑफलाइन जितना पॉसिबल हो सके तब जाओ, नहीं वरना आप ऑनलाइन भी आप कंटिन्यूसली अपना टाइमिंग रखो। और सबसे सर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि सर अपना टाइमिंग जो होता है पढ़ने का वो किसी ना किसी पर्सन का फिक्स होना चाहिए कि क्योंकि आप अगर बचपन से या आपके 10th या 12th के बाद जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सर कोई मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है, लेकिन आप सर हमेशा 365 डेज जो है वो उस टाइम पे बिल्कुल कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। मतलब अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमको इस टाइम तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, और चाहे वो सर 1 घंटा हो चाहे 15 मिनट भी हो, लेकिन सर अगर आप 15 मिनट भी वो उस चीज़ को पढ़ लेते हो तो आपकी रिमेंबर पावर इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको रिवीजन जब करते हो तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ रखा है। मतलब कंसिस्टेंसी में मोर इम्पोर्टेंट। और हर जगह कहीं पे भी अगर टॉपर या कोई भी, मैं तो मानता हूँ जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो सिर्फ उसके कंसिस्टेंसी के वजह से ही हुआ है कि वो जो भी पढ़ता था उसको रिवीजन के तौर पे, चाहे वो वापस उसको रिकॉल करना हो तो एक शेड्यूल बनाता था कि भाई मेरे को वीक में ये सब्जेक्ट हो गया, सेकंड वीक में मैं दूसरा सब्जेक्ट ले लूँ। लेकिन सर सेकंड वीक में आपके पास कम से कम 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जो सेकंड वीक वाला आप कर सको। मतलब सेकंड वीक में आप पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट वीक में आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो ऐसे टाइम जब होता है ना तो सर मेरा मानना है कि जो 12 सब्जेक्ट जो है वो आप एक दिन में, सिंगल दिन में आप रिवीजन कर सकते हो, ये छोटे छोटे जो पैकेट बना के। और लास्ट फाइनल जब आपका एग्जाम हो तो एग्जाम की सर मैं बात एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपकी खाने से लगा के आप सोने से वो बहुत शांत होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। क्योंकि सर इतनी मेहनत की हुई और वो जो वर्किंग मतलब एग्जाम के जो आवर्स होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको ये नहीं पता चलता मेरा जो लिखने का जो पोस्चर है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि आप पूरी जान लगा देते हैं उसमें। तो उस जान लगाने में आपका हमेशा हेल्थ जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हेल्थ का मतलब आप मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट करके जाओ ताकि आपका माइंड और शार्प चले। और जब जनरली जो एग्ज़ाम का आपका टाइमिंग है
चाहे सर वो मॉर्निंग में हो, जैसा कि मैंने इंजीनियर्स एकेडमी में मेरा सर मेंस का एक मॉर्निंग शिफ्ट रहता था, एक आफ्टरनून शिफ्ट रहता। मैं सर सिर्फ पेपर मेरी जो है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इसलिए आता था कि मैं उस टाइम पे कुछ दूसरा काम नहीं करूं, घर पे नहीं बैठूं, चाहे वो संडे या सैटरडे जब भी एग्जाम होता था एक शेड्यूल फिक्स हो जाए। शेड्यूल फिक्स था। और मैं उसको सीरियसनेस इसलिए करता था क्योंकि मेरे को फाइनल में इसी तरह का पेपर आएगा और इसी तरह मेरे को पढ़ना है और एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि मैंने मान लो 9 से 12 बजे आपका पेपर है, तो 9 से 12 सर मेरे पास सिटिंग पावर है और मैं उस टाइम पे इतना सर एक्टिव रहता हूँ जो सेम टाइम जो है मेरा एग्जाम में, उसी की वजह से आपका कोई जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस टाइम पे वो क्वेश्चन बनने का कारण यही होता है। तो मतलब अपन बोल सकते हैं कि आपको जैसे आपका कोई भी एग्जाम है तो कम से कम आपकी सिटिंग पावर, आपका 3 घंटे का एग्जाम है और अपनी बहुतों की होती है कि वहाँ पर आपकी सिटिंग पावर 3 घंटे ही नहीं है, तो आपको सिटिंग पावर 3 घंटे में बनानी है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा जो प्रकाश ने ऐड नहीं करी है, जैसे आपकी एग्जाम संडे को है तो कम से कम मैं ये बोलूँगा कि सैटरडे नाइट तो आप रिलैक्स रहो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सैटरडे नाइट ये नहीं है कि यार अपन सैटरडे नाइट पूरी रात पढ़ रहे हैं, सैटरडे नाइट आप करिए वहाँ पर रिलैक्स लिए, कपिल शर्मा शो देखिए। मैं तो ये मानता हूँ। कब प्रकाश आप मेरी बात से एग्री हो या नहीं हो? सर इसमें मैं बिल्कुल एग्री हूँ क्योंकि जनरली सर एक एग्ज़ाम फाइट करना भी आपकी मेथडोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे जी रहे हो। जैसा आपने बताया कि एग्ज़ाम जो है संडे को है, तो सैटरडे को सर जनरली क्या करते हैं सर, लेट नाइट तक पढ़ते हैं और वो ये चाहते हैं कि आज पढ़ा हुआ कल एग्जाम में परफॉर्म करूंगा और टॉपर बन जाऊंगा। नहीं पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है। और मान लो वो रिवीजन भी करता है तो रिवीजन जो है आपके जो शॉर्ट नोट्स जो है वो ओवरलैप हो जाएंगे, वो हाँ ओवरलैप हो जाता है। तो उस टाइम पे आप क्या करो, पीसफुल आराम से ना कोई भी टेलीविजन पे या घर पे बात करो, मोस्टली पॉसिबल जैसे ही घर पे बात करो आपका प्रेशर मतलब आपका आधा हो जाता है। आधा हो जाता है। क्यों? वो बोलते हैं बेटा कुछ नहीं है, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया तूने, अब तेरे को कल जाके पढ़ना है, मतलब कल जाके सॉरी आपको एग्जाम देना है। तो ये नाइट जो है वो किस काम की, बस आपको रिलैक्स करना है और जो पढ़ा हुआ है और किसी भी चीज में जिसमें भी मैं कहता हूँ सर यकीन रखते हो उस पर यकीन रखो कि मैं कल अच्छा परफॉर्म करूंगा, सब कुछ अच्छा होगा अपना। मतलब भगवान पे भरोसा जरूर करना है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अपन को वो बन जाना है भगवान। हाँ चलो अपन ने ये सब चीज अपन ने देख ली है, प्रकाश से बात भी कर ली है कि अपन को क्या चीज करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहता हूँ प्रकाश, कि सब लोग बता देते हैं कि अपन को एग्जाम में फाइट करना है तो ये पढ़ना है, ये काम करना है, इतने घंटे पढ़ना है, सब बताते हैं। हमको क्या नहीं करना है कि एग्जाम में हमको एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान या एग्जाम टाइमिंग के दौरान, एग्जाम ड्यूरेशन के दौरान कि हमको ये काम नहीं करना, यदि अपन ने ये काम करा तो हमारा सिलेक्शन में बहुत बाधा आ सकती है। ऐसे क्या क्या काम हो सकते हैं? बिल्कुल सर, एग्जाम के टाइम जैसे जनरली जब भी आपकी टेस्ट सीरीज होती है वो सीरियसनेस होनी चाहिए, पहला काम तो ये करना चाहिए। इससे क्या होता है सर, आप आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड वैसा काम करता है जो रियल एग्जाम चल रहा है। तो इससे एक तो सर सीरियसनेस होगी, सीरियसनेस आ जाती है तो आप सर एग्जाम के टाइम मेरे को लगता है फ़ोन या पास में नहीं रखते। जनरली मान लो कोई कोचिंग में ना कोई देख नहीं रहा तो अपन क्या कि भाई पास वाले का देख रहे हैं, नहीं, आपको तो अपने आप की जो भी स्ट्रेटेजी थी जितना पढ़ा आपने दे दिया। एक्चुअल सिचुएशंस, एक्चुअल एग्जाम देके टेस्ट दीजिए। सब कहते हैं सर, एक अगर स्विमिंग पूल में जनरली माना जाता है कि भाई स्विमिंग पूल में मैंने प्रैक्टिस कर ली सर कि मैं 10 फीट जो डेप्थ पे तक सर मैं स्विम कर सकता हूँ, लेकिन सर जब तक आप है ना सी या ओपन सी में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो आप तो ये कहोगे ना मेरे लिए तो यही था। तो सेम है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मोस्टली मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि भाई आप जब भी एग्ज़ाम से पहले सर जनरली 1 वीक जो होता है वो आपका जो क्रूशियल टाइम होता है और उस टाइम में आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई रहता है। और जनरली क्या है कि आप कम बात करना पसंद करते हो क्योंकि आप भी बहुत टेम्पर, नींद नहीं आना, ये सब कुछ चीज़ें मेरे साथ भी होती है सर। बस ये है कि हैंडल करने का तरीका है कि आप अपने आप को कैसे जो काम हैंडल करना है। यही सबसे ज़्यादा क्रूशियल इसलिए होता है कि सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ रिवीजन कर लिया, अब आपको जब परफॉर्म करने की बारी आई तो अब आपके पास में सर वो सारे टूल हैं और उसका इस्तेमाल करके उस 3 घंटे में जान डाल दो आप। और जब जान डालते हो मतलब आप उसमें काम करते हो और 3 घंटे पता भी नहीं चलता, यही एग्ज़ाम है सर, मेरा मानना ही है। ओके, तो स्टूडेंट्स और जूनियर्स, आप आज अपन ने प्रकाश से बात करी। प्रकाश ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई कि एग्जाम ड्यूरेशन के दौरान क्या चीज़ें याद रखनी है, आपको एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, इंटरव्यू यदि आप जा रहे हो तो इंटरव्यू दौरान क्या चीज़ें ध्यान रखनी है,
और आपको वहां पर क्या चीजों का ध्यान, मतलब क्या काम नहीं करना है, रिवीजन कैसे करना है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस करा। तो वंस अगेन आई कांग्रेट्स टू प्रकाश। थैंक यू सर। तो आज अपन यहाँ पर इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। तो यदि किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियर्स एकेडमी में एडमिशन लेना है, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, या किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 पर कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए ओके बाय। इसी तरह इंजीनियर्स एकेडमी के साथ बने रहिए। अपन यहाँ पर बहुत ही टॉपर्स की टॉक कराने वाले हैं। जैसे आज आपने आरपीएससी एई 4th रैंक की टॉक करे, इसी तरह आपके गेट में जो भी टॉपर्स होंगे, आगे आरएसएसएमबी की वैकेंसी आई हुई है, DSSB की आई हुई है, बीपीएससी की आ रखी है, जेएसएससी की आ रखी है, तो वहां पर भी आपका सिलेक्शन होगा। और मैं भी चाहता हूं कि आप में से आज प्रकाश जो उस टेबल के वहां था, आज मेरे साथ इधर बैठा हुआ है इंटरव्यू के लिए, और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी यहाँ पर प्रकाश की तरह फ्यूचर में आपकी जिस सीट हो यहाँ पर। बिल्कुल सर, ये सीट सबके लिए ओपन है। मैं चाहता हूँ कि ना अंकुश सर जो है नेक्स्ट आपकी टीम में से जो टॉपर जो है वो इस जगह से यहाँ जगह मतलब स्विच कर लो आप। मैं ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट इंटरव्यू आपका हो। बिल्कुल, अब देखते हैं कि वो आप प्रकाश की जगह नेक्स्ट इंटरव्यू कौन होता है। तो तब तक के लिए बने रहिए इंजीनियर्स एकेडमी पर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि नेक्स्ट इंटरव्यू किसका आने वाला है, नेक्स्ट कोर्स कौन सा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं। ओके बाय, टाटा, सी यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.